हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ईडीयू अशोका। मैं हूं चंद्रेश पाठक। तो आज हम लोग यहां पे स्टार्ट करेंगे अपना रिलेटिव मोशन। तो आज हमारा रिलेटिव मोशन का पहला लेक्चर रहेगा, ठीक है। तो इसके पहले अगर कोई नया बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो मैं उसके लिए बता दूं कि हमारे एरर्स मेजरमेंट, यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर, बेसिक मैथमेटिक्स और काइनेमेटिक्स, इतनी सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद हम लोग अपना रिलेटिव मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियोज देख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ हमारी 11th और 12th दोनों की सीरीज चल रही है जिसमें हम लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। तो ये हमारी सीरीज कंप्लीट, जब तक आपका सिलेबस नहीं होता है तब तक आपकी सीरीज चलेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे आराम से रिलाई कर सकते हो और सारे वीडियोज आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज हम लोगों को रिलेटिव मोशन करना है। उसके पहले हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पे, ठीक है ना। क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पे मैंने आपको कोई क्वेश्चन नहीं करवाया था, तो इसमें एक क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पे कि क्या कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली किस पे आ जाएंगे, रिलेटिव मोशन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के लेक्चर अपना शुरू करते हैं। आप कॉपी पेन निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू कर दो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आज क्या दिया हुआ है, यहाँ एक रिलीफ कैंप बना हुआ है, ठीक है ना। ये ग्राउंड सरफेस है। ग्राउंड सरफेस पे ये मान लो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बाढ़ आई हुई है और यहाँ पे बहुत सारे लोग भूखे हैं, तो उनको फूड पैकेट प्रोवाइड करवाना है। तो फूड पैकेट कैसे प्रोवाइड किया जाता है, जब कभी रिलीफ कैंप में दिया जाता है, अगर वहाँ पे जाने की सुविधा नहीं है तो क्या करते हैं, हेलीकॉप्टर यहाँ पे एक जा रहा है। ये हम मान लेते हैं हमारा हेलीकॉप्टर है, ठीक है। ये हमारा हेलीकॉप्टर है जो चल रहा है 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, ये कितनी हाइट पे है, यहाँ से सपोज दैट ये हाइट पे है 200 मीटर की हाइट पे है, ठीक है। अब 200 मीटर की हाइट पे है और इसको फूड पैकेट यहाँ पे पहुँचाना है, इन आदमियों तक पहुँचाना है। ये जो आदमी यहाँ पे खड़े हैं इन लोगों तक इसको फूड पैकेट पहुँचाना है। तो ये क्या करता है, इसी मोमेंट पे यहाँ से ये फूड पैकेट ड्रॉप करता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि यहाँ से जहाँ पे लोग खड़े हैं उसकी डिस्टेंस r क्या है, ताकि फूड पैकेट एग्जैक्टली इनके पास तक पहुंचे, ठीक है। यहां से क्या करते हैं, ये फूड पैकेट ड्रॉप करते हैं। फूड पैकेट ड्रॉप करेंगे तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ आएगा और इनके पास पहुंचेगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये r डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए ताकि ये फूड पैकेट इन आदमियों तक पहुंच जाए, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन है। ग्रेविटी आपको 10 लेना है, ठीक है। ग्रेविटी आपको कितना लेना है, G = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब आप फटाफट सॉल्व करो, क्या आएगी कंडीशन। चलो कर लिया होगा। अब मैं देखो यहां पे बताता हूं, अगर आपने बताओ फूड पैकेट यहां से ड्रॉप किया, अगर आप ड्रॉप करोगे फूड पैकेट, ये हम मानते हैं हमारा फूड पैकेट है, तो यहां से क्या होगा, आपको मैंने बताया था कि अगर किसी मूविंग फ्रेम से कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया जाता है तो वो मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी को एक्वायर कर लेता है, उसी की वेलोसिटी से वो चलना शुरू कर देता है। तो अगर हमने फूड पैकेट यहाँ पे ड्रॉप किया तो यहाँ से अगर हम देखें तो फूड पैकेट की भी स्पीड कितनी होगी, 100 मीटर पर सेकेंड होगी, क्योंकि 100 मीटर पर सेकेंड किसकी स्पीड है, हेलीकॉप्टर की स्पीड है, ठीक है। 100 मीटर पर सेकेंड स्पीड होगी, ठीक है ना। अब आप बताओ अगर ये 100 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है तो आप बताओ सबसे पहले ये 200 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा और क्या बनाएगा, ये प्रोजेक्टाइल पाथ बनाते हुए यहां पे आएगा, ठीक है। तो ये किसका केस है, आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का केस है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है 100 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो सबसे पहले हमें निकालना है कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में। तो मैं क्या करूंगा, इसके मोशन को एक्स और वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में इसके मोशन को रिजॉल्व कर दिया। जहां पे मेरी एक्स डायरेक्शन क्या है, ये है, और वाई डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो अगर हम वाई एक्स डायरेक्शन में देखें, यू एक्स,
कितना दिया हुआ है हमारा 100 मीटर पर सेकेंड। और अगर हम ax देखें तो कितना होगा 0 होगा। अगर हम uy देखें, uy हमारा कितना होगा 0 और ay कितना होगा -10, यही तो आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा ये। ठीक है, अब हमें निकालना है कि 200 मीटर sy अगर हम देखें तो कितना मिलेगा -200, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, तो -200। अब हमें निकालना है कि कितने टाइम में ये फूड पैकेट जो है ये 200 मीटर की हाइट कवर कर लेता है। हमें ये जो मेंस खड़े हैं इनकी हाइट को हमें नेग्लेक्ट करना है, ठीक है ना, इनकी हाइट हमें नेग्लिजिबल लेनी है। हमें क्या मानना है कि फूड पैकेट आके सीधा ग्राउंड पे गिरता है, ठीक है ना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसको टाइम कितना लगेगा। तो टाइम के लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यही मिलेगा। अब एस वाई आपका कितना है 200 माइनस 200, यू वाई कितना है आपका 0 इंटू टी माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, यही तो मिलेगा। ठीक है, अब आप यहां से अगर निकालोगे ये तो आपका 0 हो गया, ये माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना मिल जाएगा बताओ 200 डिवाइडेड विद 5 इक्वल टू टी स्क्वायर मिलेगा, यही तो मिलेगा। 200 से अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना मिल जाएगा बताओ, टाइम की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, अगर ये 5 से डिवाइड करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको 40 और ये रूट अंडर आ जाएगा, तो कितना मिल जाएगा 2 रूट 10 सेकेंड। 2 रूट 10 सेकेंड में ये फूड पैकेट ग्राउंड पे आएगा। तो अगर इसको टोटल टाइम लग रहा है 2 रूट 10 सेकेंड, तो अगर हमें ये r डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो r के लिए हम क्या करेंगे, x डायरेक्शन के मोशन को स्टडी करेंगे। ये हमारा y डायरेक्शन का मोशन था, ठीक है। अब x डायरेक्शन के मोशन को अगर हम देखेंगे तो जितना टाइम लग रहा है उतने में ये हॉरिजॉन्टल कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो sx अगर हम निकालें sx इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, यही तो आएगा, क्योंकि इधर कोई एक्सिलरेशन नहीं है। तो अगर आप निकालोगे sx कितना आ रहा है आपका r, ux कितना है आपका 200 है, ये कितना है ये 100 इंटू क्या आ जाएगा t कितना है आपका 2 रूट 10, तो r कितना आ गया 200 रूट 10 मीटर। इसका मतलब इस हेलीकॉप्टर को 200 रूट 10 मीटर डिस्टेंस पहले फूड पैकेट ड्रॉप कर देना होगा, तभी फूड पैकेट इन आदमियों को मिलेगा। ये जो यहाँ पे लोग खड़े हैं जो परेशान है बाढ़ के कारण, उनको क्या मिलेगा, ये फूड पैकेट कब मिलेगा, जब ये r इक्वल टू 200 रूट 10 मीटर पहले ये ड्रॉप कर देगा तब मिलेगा। समझ आया आपको? तो ये कंडीशन बनेगी, इसको आप फटाफट नोट कर लो। फिर इसमें मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूं, उसके बाद हम लोग रिलेटिव मोशन पे मूव करेंगे, ठीक है। चलो कर लिया होगा। अब देखो यहां पे आपको एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या पूछा जा सकता है आपसे, व्हाट विल बी द पाथ ऑफ फूड पैकेट का पाथ कैसा होगा। नंबर 1, एज सीन बाय men on ground, ठीक है। और दूसरा एज सीन बाय पायलट को ये पाथ कैसा दिखाई देगा फूड पैकेट का, और जो मैन ग्राउंड पे खड़े हैं उनको ये फूड पैकेट का पाथ कैसा दिखाई देगा। तो आपको ये बताना है, तो फटाफट आप बताओ क्या होगा पाथ। चलो ट्राई कर लिया होगा आपने। अब मैं बताता हूं, देखो यहां पे क्या आएगा, अगर मैन के कारण देखोगे जो ग्राउंड पे खड़े हैं तो उनको इसका पाथ कैसा दिखाई देगा, पैराबोलिक। तो इनको कैसा दिखाई देगा, पैराबोलिक पाथ दिखाई देगा, क्योंकि आप देख रहे हो ये क्या बना रहा है, एक पैराबोला बनाते हुए यहां पे आ रहा है।
तो इसका पाथ इनको क्या दिखाई देगा, प्रोजेक्टाइल पाथ, जो कि एक पाथ ऑफ पैराबोला होगा। अब बताओ ये पायलट को इसका पाथ कैसा दिखाई देगा, ये क्वेश्चन है आपका, पायलट को इसका पाथ कैसा दिखाई देगा। तो पायलट के केस में अगर आप देखोगे तो ये 100 मीटर से इधर चल रहा है, पायलट का जो प्लेन है वो भी 100 मीटर से इधर चल रहा है, 100 मीटर पर सेकंड से जो पायलट इसमें बैठा हुआ है। तो पायलट अगर इस फूड पैकेट को देखेगा तो दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, तो ये फूड पैकेट इसको ऐसे लीनियरली गिरता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। पायलट अगर देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि ये लिनियरली डाउनवर्ड गिर रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो क्या कंडीशन बनती है। देखो अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप एक कार में जा रहे हो और आपके बगल में कोई दूसरा बंदा कार से आ रहा है, अगर दोनों कार की स्पीड सेम हो, अगर आपकी कार और जो दूसरे बंदे की कार है दोनों की स्पीड अगर सेम हो, तो ये आपको कैसा दिखाई देता है, ये बंदा आपको रेस्ट में दिखाई देता है, ठीक है ना, रेस्ट में दिखाई देता है। अगर आप अपने कार से देखोगे यही कंडीशन बनती है, तो वही कंडीशन यहां पे बन रही है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों की सेम है, तो ये कैसे दिखाई देगा, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में उसको गिरता हुआ दिखाई देगा। अगर पायलट देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि ये लिनियरली डाउनवर्ड गिरता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो इसका पाथ क्या होगा, पायलट के केस में ये क्या होगा, लीनियर इसका पाथ होगा, ठीक है। तो ये आप फटाफट नोट डाउन कर लो। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं रिलेटिव मोशन पे, ठीक है। चलो नोट कर लिया होगा आपने, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। चलो देखो, अब हम लोग देखते हैं रिलेटिव मोशन के केस में क्या होता है। रिलेटिव मोशन को पहले आपको समझना पड़ेगा कि रिलेटिव मोशन बोलने का मतलब मेरा क्या है, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है रिलेटिव मोशन का, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अब रिलेटिव मोशन, ठीक है, रिलेटिव मोशन, ठीक है। ये देखो यहां पे मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। देखो क्या हो रहा है, सपोज आप किसी ट्रेन में बैठ के जा रहे हो, ठीक है, आपको कहां जाना है, मान लो कोलकाता जाना है आपको, ठीक है। तो आप ट्रेन में बैठ के कोलकाता जा रहे हो और आपके साथ में और लोग भी बैठे हुए हैं ट्रेन में। तो आप जनरली अगर आप कभी उनका कन्वर्सेशन अगर आप सुनोगे तो क्या होता है, बंदे क्या पूछते हैं, अरे यार कोलकाता आ गया क्या, अरे यार पटना आ गया क्या, है ना, ऐसे करके वो पूछते हैं। तो इसको पूछने का क्या मतलब हुआ, पटना आ गया क्या या कोलकाता आ गया क्या, इसको पूछने का क्या मतलब हुआ। क्या कोलकाता चल के ट्रेन के पास आता है, बताओ आप, आता है या नहीं आता है। अगर आप उस आदमी के रिस्पेक्ट में देखोगे जो ट्रेन में बैठा हुआ है, उस आदमी के रिस्पेक्ट में एक्चुअल में कोलकाता उसके पास चल के आया, क्योंकि ट्रेन जिसमें वो बैठा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में वो पूरी ट्रेन क्या है, रेस्ट में है, उसके रेस्पेक्ट में ट्रेन मूव नहीं कर रही है। इसका मतलब सिटी कोलकाता जो है चल के उसके पास आई है। और अगर किसी ग्राउंड फ्रेम के ऑब्जर्वर के केस में आप देखोगे, अगर कोई ऑब्जर्वर आपका ग्राउंड फ्रेम पे है, ग्राउंड फ्रेम का मतलब जो आदमी ग्राउंड पे खड़ा है, अगर उससे अगर आप पूछोगे कि कोलकाता आ गया क्या, तो वो आपको क्या बोलेगा, हाँ भैया आप कोलकाता पहुंच गए, है ना। आप कोलकाता पहुंच गए का क्या मतलब हुआ कि आपकी ट्रेन कोलकाता पहुंच गई, ठीक है। तो उसके रेस्पेक्ट में क्या हुआ, ट्रेन आई कोलकाता, जबकि कोलकाता ट्रेन के पास नहीं गया। समझ आया आपको। तो ट्रेन जो है वो कहां से आई, आपकी कहीं से चलते हुए वो कोलकाता सिटी में आए, ठीक है ना, समझ आ गया आपको। तो अगर हम यहां पे देखें तो दो ऑब्जर्वर के व्यू का डिफरेंस है। अगर पहले ऑब्जर्वर की बात करें जो ट्रेन में था, वो ऑब्जर्वर भी सही था। अगर वो बोल रहा है कि कोलकाता आ गया क्या, तो उसका भी ऑब्जर्वेशन सही था, क्योंकि ट्रेन उसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में है और सिटी उसके पास आ रही है। सिटी अगर उसके पास आ रही है तो इसका क्या मतलब हुआ कि सिटी चल रही है, ठीक है, और ट्रेन क्या है, रेस्ट में है। लेकिन ग्राउंड वाला भी ऑब्जर्वर सही है। ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर कैसे सही है, क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि भैया आपकी ट्रेन कोलकाता आ गई, आप कोलकाता पहुंच गए हो, ठीक है। तो इसको बोलने का क्या मतलब हुआ कि आपकी ट्रेन चल के वहां आई है, क्योंकि ग्राउंड वाला जब ऑब्जर्वर देखेगा तो वो कोलकाता सिटी में है ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर, और आपकी ट्रेन जो है कहीं दूसरी जगह से वहां पे आई है,
ठीक है। तो दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है, उसमें से कोई भी गलत नहीं है ना, ठीक है। ये बस समझने का डिफरेंस है कि किसके रेस्पेक्ट में कौन रेस्ट पे है और कौन मोशन में है, ठीक है। तो यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट शुरू होता है रिलेटिव वेलोसिटी का या रिलेटिव मोशन का, ठीक है। रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि हम एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में किसी दूसरे सिस्टम को या किसी दूसरे बॉडी को हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। समझ आया आपको? यही कॉन्सेप्ट है हमारा रिलेटिव मोशन का। तो हम लोग अब देखेंगे रिलेटिव मोशन का अपना कॉन्सेप्ट क्या है। उसके पहले आप एक डेफिनेशन लिख लो, रेफरेंस फ्रेम क्या होता है। रेफरेंस फ्रेम आपको पता होना चाहिए, रेफरेंस फ्रेम क्या होता है। द पॉइंट आर system from which we observe, from which an object are a system, an object are a system is being observed is called reference frame, is called reference frame। इसको बोलने का क्या मतलब हुआ? द पॉइंट आर सिस्टम फ्रॉम विच एन ऑब्जेक्ट आर ए सिस्टम इज बीइंग ऑब्जर्व्ड इज कॉल्ड रेफरेंस फ्रेम। इसको बोलने का क्या मतलब हुआ? जैसे देखो, अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, यहां से कोई बच्चा अगर मूव करे तो क्या कर रहा हूं मैं? अपने इस पॉइंट से उस बच्चे को ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो ये क्या हो गया? मेरा रेफरेंस फ्रेम हो गया। रेफरेंस फ्रेम एक टाइप का आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होता है, तो इसको आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोल सकते हो। यहां पे आप क्या लिख सकते हो? द कोऑर्डिनेट सिस्टम फ्रॉम विच एन ऑब्जेक्ट आर ए सिस्टम इज बीइंग ऑब्जर्व्ड इज कॉल्ड रेफरेंस फ्रेम, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलते हैं? रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं, जहां से हम किसी सिस्टम को या फिर किसी ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व कर रहे हो, हम उसको देख रहे हो, हम उसके मोशन की स्टडी कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? रेफरेंस फ्रेम। जैसे मैंने आपको ट्रेन के केस में बताया था, ट्रेन के केस में क्या है, ग्राउंड पे जो आदमी खड़ा है, कोलकाता स्टेशन पे जो आदमी खड़ा है, वो आदमी का अपना एक रेफरेंस फ्रेम हुआ, उसका रेफरेंस फ्रेम क्या हुआ? ग्राउंड हुआ। और जो आदमी ट्रेन में बात कर रहा था कि कोलकाता आ गया क्या, उसका रेफरेंस फ्रेम क्या है? उसका रेफरेंस फ्रेम है ट्रेन, ठीक है ना। तो वो ट्रेन के रेफरेंस फ्रेम में दूसरे को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है ना। तो रेफरेंस फ्रेम आपका कुछ भी हो सकता है, वो मूविंग भी हो सकता है, रेस्ट पे भी हो सकता है, एक्सिलरेटिंग फ्रेम भी हो सकता है, रिटार्डिंग फ्रेम भी हो सकता है, कैसा भी फ्रेम आपका हो सकता है, ठीक है ना। तो रेफरेंस फ्रेम आपका ये होता है। अब इसमें जब मैं आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा तो मैं रेफरेंस फ्रेम में आपको दो अलग अलग टाइप के रेफरेंस फ्रेम बताऊंगा। एक होता है इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, एक होता है नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो इनर्शियल नॉन इनर्शियल हम लोग वहां पे देखेंगे। यहां के पॉइंट से आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे अगर आप एग्जाम्पल लिखो रेफरेंस फ्रेम का, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? पर्सन, एक आदमी हो सकता है रेफरेंस फ्रेम। अ कैमरा, एक कैमरा हो सकता है आपका रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। और क्या हो सकता है? अ कैमरा एक्सेट्रा आप बोल सकते हो, ठीक है। कुछ भी हो सकता है यहां पे जिससे आप क्या कर सकते हो? ऑब्जर्व कर रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा? आपका रेफरेंस फ्रेम हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। इसको एक और डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, द कोऑर्डिनेट सिस्टम फ्रॉम विच एन ऑब्जेक्ट आर अ सिस्टम इज बीइंग ऑब्जर्व्ड इज कॉल्ड रेफरेंस फ्रेम। एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी सिस्टम को हम ऑब्जर्व करें तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं। समझ आया आपको? जिससे हम ऑब्जर्व करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? रेफरेंस फ्रेम।
तो इसको आप फटाफट डेफिनेशन लिख लो, फिर हम लोग रिलेटिव मोशन की एनालिसिस करेंगे। अब देखेंगे कि क्या आता है रिलेटिव मोशन के केस में, ठीक है ना। चलो कर लिया होगा आपने, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब हम लोग देखते हैं कि रिलेटिव मोशन के केस में होता क्या है, ठीक है। अब देखो, अब इसकी एनालिसिस हम करेंगे, हम देखेंगे कि रिलेटिव मोशन के केस को हम कैसे, ये आपका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और एक दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका यहां पे है, ठीक है। दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपके और ये वाई वाई, ठीक है। यहां पे कोई पॉइंट हमारा बी है, ठीक है। हम इससे बी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये कितना हुआ हमारा आर बी वेक्टर, ठीक है। और यहां से हम बी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहां से भी, तो बी का क्या है आर बी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि ये पॉइंट हमारा क्या है ए है और ये पॉइंट हमारा है ओ, ठीक है। तो अगर इसकी डिस्टेंस हम देखें तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना है आर ए वेक्टर, ठीक है, आर ए वेक्टर है। तो अब अगर हम यहां पे देखें तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ आप, इसमें अगर आप वेक्टर समेशन लगाओ तो आप क्या लिख सकते हो आर बी वेक्टर इक्वल टू आर ए वेक्टर प्लस इक्वल टू आर ए वेक्टर प्लस आर बी विद रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर, आर बी विद रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर, यही तो आएगा। तो अगर पोजीशन वेक्टर आपको बी का लिखना है तो क्या करोगे आप, दिस पोजीशन वेक्टर प्लस दिस पोजीशन वेक्टर करोगे, यही तो आप करते हो वेक्टर एडिशन के केस में। अगर हेड टू टेल ज्वाइन है तो आप उनको ऐड कर देते हो, है ना, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब वेक्टर एडिशन आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर आपने वेक्टर नहीं पढ़ा है तो आप पहले वेक्टर पढ़ लो, क्योंकि अब हम यहाँ पे वेक्टर का यूज करने वाले हैं और आगे भी आपका बहुत ज्यादा वेक्टर का यूज आएगा। तो हमारी वेक्टर की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको आप देख सकते हो, है ना। पहले आप वेक्टर देख लो, तब आपको ये बहुत ही बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं क्या करूं, अगर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए अगर मैं निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा बताओ, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यही तो मिलेगा। ये आ गया। अगर हमें किसी फ्रेम में बी का हमें पोजीशन वेक्टर बताना है ए के फ्रेम में, ए हमारा क्या है एक ऑब्जर्वर है और हमारा ओ भी क्या है एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है। इसको आप ग्राउंड पे बोल सकते हो ये ऑब्जर्वर, और इसको आप ट्रेन वाला ऑब्जर्वर बोल सकते हो, ठीक है ना। ये एक मूविंग ऑब्जर्वर है और ये एक रेस्ट पे ऑब्जर्वर है, इसको आप ग्राउंड बोल सकते हो और इसको आप क्या बोल सकते हो मूविंग है, ठीक है। अब अगर मैं इसी रिलेशन को एक बार डिफरेंशिएट कर दूं तो पोजीशन वेक्टर को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दोगे आफ्टर डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिलेगा आपको बताओ आप, v ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है। ये आपका मिल जाएगा। ये रेफरेंस फ्रेम के केस में अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तब आप इससे निकाल सकते हो। इसी का तीसरा फॉर्म एक बार और इसको आप डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, एक्सीलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सीलरेशन ऑफ ए, ठीक है। ये भी आपका वेक्टर फॉर्म में आएगा, समझ आ गया। तो इसको आप एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा। रिलेटिव मोशन में बस आपको यही फॉर्मूला याद रखना है। एक ये हो गया, एक अगर आपको याद है तो आप बाकी सब डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हो। तो अगर आपको कहीं भी निकालना हुआ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑब्जेक्ट ए, कोई दो ऑब्जेक्ट आपको दिए हुए हैं जिसमें आपको एक की वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में निकालनी है, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको अगर हम मैं यहाँ पे लिखूं, अगर यहाँ पे दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आपको इसको आप कैसे पढ़ोगे, इसको आप पढ़ोगे वेलोसिटी
वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, इसको आप लिख लो, नहीं तो आप बाद में भूल सकते हो। तो अगर आपको वी बी ए दिया हुआ है तो इसको आप क्या बोल सकते हो, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। बी का वेलोसिटी वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में। समझ आया? तो इसको आप फटाफट नोट डाउन करो, फिर हम 1D रिलेटिव मोशन पे चलते हैं। ठीक है ना, फटाफट आप नोट डाउन कर लो इसको। चलो, कर लिया होगा। अब हम देखते हैं रिलेटिव मोशन इन 1D। 1D में हमारी क्या कंडीशन आती है अगर हम रिलेटिव मोशन निकालें तो। ठीक है, इसमें हम डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी भी हम देखेंगे, और नॉर्मल मोशन अगर ग्राउंड पे 1D का हो रहा है तो उसको भी हम देखेंगे। ठीक है ना, तो यहां पे हम देखते हैं पहले रिलेटिव मोशन। यहां पे मैं लिख देता हूं 1D का। ठीक है ना, 1D रिलेटिव मोशन। ठीक है, 1D का रिलेटिव मोशन हम सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पे हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं, मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, दो ऑब्जेक्ट जा रहे हैं। ये है ऑब्जेक्ट ए जो कितने से जा रहा है, 70 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, और यहां पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, क्या है ये, बी है, जो जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। अब आपको क्या बताना है, ये इनकी वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी ऑफ ए दिया हुआ है और ये वेलोसिटी ऑफ बी दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या आएगी ये बताना है आपको। फटाफट आप ट्राई कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं। चलो, कर लिया होगा आपने ट्राई। अब देखो यहां पे मैं बताता हूं, ए आपका कितने से जा रहा है, 70 मीटर पर सेकेंड से। वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, 70 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये कितने से जा रहा है, 30 मीटर पर सेकेंड से। वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, 30 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है तो ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, मैं थोड़ा नीचे लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी वेक्टर अगर आप निकालोगे तो वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर, यही तो आप करोगे, यही करना है आपको। यही मैंने अभी फॉर्मूले में भी आपको बताया था। अगर ए का बी के रिस्पेक्ट में निकालना है तो ए में से वेलोसिटी ऑफ बी आप क्या करोगे, घटाओगे। समझ आया? और ये जो वेलोसिटी आप घटाते हो ये सेम रेफरेंस फ्रेम में होना चाहिए। ये दोनों या तो ग्राउंड फ्रेम में रहे या तो दोनों किसी ऐसे ऑब्जर्वर के फ्रेम में रहे, जैसे ऑब्जर्वर आप बोल सकते हो के या ऑब्जर्वर आप बोल सकते हो टी। ठीक है, कोई भी नाम दे दो, तो ये दोनों जो होने चाहिए वो किसके फ्रेम में होने चाहिए, एक ही ऑब्जर्वर के फ्रेम में होने चाहिए। यहां पे अगर मैं यहां पे एक और ऑब्जर्वर दे देता आपको सी, तो अगर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी अगर आप निकालते तब भी ये वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आपका ही आता। ठीक है ना, वही आता वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो अगर यहाँ कॉमन ऑब्जर्वर है दोनों के, ए और बी के, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आप दोनों कॉमन ऑब्जर्वर के केस में आप क्या लिखोगे, ए माइनस बी आप कर दोगे। समझ आया आपको? अभी मैं इसका केस भी आपको बताऊंगा, तब आप लोग बढ़िया से कर पाओगे। अब देखो यहां पे, अब हमें क्या करना है, बी के रेस्पेक्ट में बी को हमें घटाना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे बी की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड माइनस कर देंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लेंगे, और यहां पे भी हम इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लेंगे 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बी की वेलोसिटी हमने माइनस कर दिया। तो अब बताओ, अगर बी की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड इधर थी, अगर हमने 30 मीटर पर सेकेंड इधर कर दिया तो बी तो हमारा किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा।
बी किस पे आ गया, रेस्ट पे आ गया, क्योंकि जितनी इसकी वेलोसिटी थी हमने सेम वेलोसिटी इसमें से घटा दी। और लेकिन ए की वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा बताओ आप, ए की वेलोसिटी तो 70 थी और आपने 30 घटा दिया, तो ए की वेलोसिटी कितनी बच गई, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर आप देखोगे तो ये कितना बच गया, 40 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर है। तो वेलोसिटी ऑफ बी ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आ जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड। समझ आया आपको, ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप ये ध्यान रखना, ये जो वेलोसिटी दोनों की होनी चाहिए वो किसी एक रेफरेंस फ्रेम में होनी चाहिए। अगर ये ग्राउंड फ्रेम में है तो ये भी ग्राउंड फ्रेम में होना चाहिए, तभी आप a माइनस बी लगाओगे। अगर ये ग्राउंड फ्रेम में 70 है और ये किसी दूसरे ऑब्जर्वर के फ्रेम में 30 है, तो सबसे पहले आप इसको ग्राउंड फ्रेम में लाओगे, ग्राउंड फ्रेम में लाने के बाद फिर आप इसमें से माइनस करोगे, ठीक है। वो वाला भी केस अभी हम इसके आगे देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। पहले आप इतना समझ लो कि ये कितना आएगा, ठीक है। अब हम एक प्रॉब्लम दूसरी करते हैं, इसको पहले आप नोट कर लो, फिर मैं आपको दूसरी प्रॉब्लम बताता हूं। चलो कर लिया होगा। अब देखो यहां पे, अब मैं यहां पे आपको बताता हूं दूसरी प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, यहां पे यही कंडीशन दी हुई है, एक ऑब्जेक्ट ए है जो 70 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ये ए है और इसकी वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, 70 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और एक बी है, बी आपका किधर चल रहा है, इधर चल रहा है, कितने से, 30 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ बी किधर है, ऑपोजिट डायरेक्शन में अब है, ए के ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर निकालनी है मुझे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालनी है मुझे, तो ये क्या आएगी, फटाफट आप सॉल्व करो फिर मैं बताता हूं। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आपको बताना है, ठीक है। चलो कर लिया होगा आपने। अब देखो इसमें भी मैं वही करूंगा, इसको मुझे क्या करना है, बी की वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो मैं 30 इसमें से माइनस कर दूंगा, 30 मीटर पर सेकेंड। और जो मैंने यहां पे माइनस किया सेम मैं यहां पे भी सेम डायरेक्शन में लूंगा, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसको अगर मैंने 30 से माइनस कर दिया तो ये किस में आ गया, रेस्ट पे आ गया, क्योंकि इसका 30 इधर था, इधर 30 हमने माइनस कर दिया, तो ये रेस्ट पे आ गया बी। और ए के केस में क्या हुआ, ए के केस में हमने 30 इधर ही कर दिया तो 70 था और 30 और ऐड हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा बताओ, 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आ गया, 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 100 मीटर पर सेकेंड। समझ आया आपको। तो अगर जिसके रेस्पेक्ट में आपको निकालना है वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी से आप क्या कर दो, हर जगह आप माइनस कर दो, हर जगह जितने भी पार्टिकल, अगर मान लो यहां मैं 3 पार्टिकल दे देता तो उसमें भी आप इसकी वेलोसिटी क्या कर देते, माइनस कर देते, अगर आपको बी के रेस्पेक्ट में निकालना होता तो। समझ आ गया, इस तरीके से आप करोगे। अब अगर मैं यही आपसे पूछ देता कि आप बताओ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बताओ क्या होगा, ये क्वेश्चन अगर मैं पूछ देता तब आप इसको कैसे करते, यही सेम क्वेश्चन है। अब मैंने यहां पे ये ना पूछ के यहां पे इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है अब आपको, ठीक है। तब आप कैसे करोगे, ठीक है। पहले आप इसको नोट डाउन कर लेना, उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है, नहीं तो मिक्स हो जाएगा दोनों एक में। चलो कर लिया होगा। अब देखो मैं इसको अब करने जा रहा हूं, इस कंडीशन में क्या आएगा, इस कंडीशन में देखो, अब देखो 70 वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बताना है, तो ए के रिस्पेक्ट में बताना है, तो आप ए की वेलोसिटी आप माइनस कर दोगे, तो 70 मीटर पर सेकेंड आपने माइनस कर दिया, और यहां पे भी आप क्या करोगे, 70 मीटर पर सेकेंड आप इसी डायरेक्शन में ले लोगे। तो ए क्या आ गया, ए आपका रेस्ट पे आ गया, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसको आपको रेस्ट में लाना है। और बी का वेलोसिटी कितना आ गया, वेलोसिटी ऑफ बी
विद रिस्पेक्ट टू ए कितना आ गया 100 मीटर पर सेकेंड, ये इस डायरेक्शन में आएगा, समझ आया आपको। तो ये आ गया इसकी वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना होगा 100 मीटर पर सेकेंड, लेकिन उस केस में डायरेक्शन आपकी इधर आ रही थी, इस केस में डायरेक्शन इधर आ गई, तो इसको आप माइनस भी चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका कंडीशन बनेगी, ठीक है ना। फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो कर लिया होगा। अब इस पे मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्या दिया हुआ है यहां देखो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी प्लस 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बी दिया हुआ है आपको 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ठीक है। और आपको क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ सी दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ सी कितना दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड, ये माइनस में है, -30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, वेलोसिटी ऑफ ए कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ ए कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी कितना आएगा। इतने क्वेश्चन आपको करके बताने हैं, ठीक है। फटाफट आप सॉल्व करो, ये 1D के ही क्वेश्चन है, तो आपको बताना है, इसको आप फटाफट सॉल्व कर लो। चलो कर लिया होगा। अब मैं देखो इसका सोल्यूशन बताता हूं आपको। सोल्यूशन क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी दिया हुआ है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सी इक्वल टू +10। तो वेलोसिटी ऑफ ए आपको कितना मिल जाता बताओ आप, 10 प्लस वेलोसिटी ऑफ सी, तो वेलोसिटी ऑफ सी कितना दिया हुआ है -30, तो यहाँ पे ये कितना हो जाता -30, तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना आ जाता -20 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ ए आ गया। अब आपको पूछा क्या जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए, ये आपका एक आंसर आ गया। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, यही तो आएगा, बी विद रिस्पेक्ट टू ए आप करोगे, तो बी की वेलोसिटी कितनी है +20, 20 माइनस -20, ये -20 है, तो कितना आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। अब आपको बी और सी का बताना है रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी बताना है, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ सी, ठीक है। एक कॉमन ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये सब होना चाहिए, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बी आपने निकाला हुआ है कितना है 20 माइनस वेलोसिटी ऑफ सी, वेलोसिटी ऑफ सी कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ सी -30 है, तो यहाँ पे आप -30 रख दो, तो कितना आ गया बताओ आप 50 मीटर पर सेकेंड। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया, तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, तो कभी आपको ऐसा भी क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। चलो कर लिया होगा। अब मैं रब कर रहा हूं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन देखते हैं हम, मेडिकल एग्जाम में पूछा गया है आपका, नीट का क्वेश्चन है, ईयर मुझे याद नहीं है, तो ये क्वेश्चन देखो कौन सा क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, आप कभी शॉपिंग मॉल गए होंगे तो आपने देखा होगा वहां पे क्या होता है, एक्सीलरेटर होता है, ठीक है ना। और अगर आपने कभी मेट्रो से सफर किया होगा तो मेट्रो में भी लगा रहता है स्टेशन पे एक्सीलरेटर जो होता है, जिसपे आप खड़े हो जाते हो और वो आपको ऊपर लेके जाता है, ठीक है ना। तो कहीं मॉल्स में या फिर कहीं सिनेमा हॉल में आपने एक्सीलरेटर देखा होगा, ठीक है। तो वही एक्सीलरेटर का केस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या दिया हुआ है, रेशमा है, ठीक है। रेशमा क्या कर रही है, एक्सीलरेटर से जा रही है ऊपर। एक दिन ये पहले दिन जाती है
पहले दिन जाती है तो क्या हुआ, इसको T1 टाइम लगता है। एक्सीलरेटर जब चल रहा है और उस पे ये खड़ी होके जाती है, ठीक है ना, रेशमा जो है उस पे खड़ी होके जा रही है, तो एक्सीलरेटर पे जाने में इसको कितना टाइम लगा, T1 टाइम लगा। जब एक्सीलरेटर चल रहा था और ये एक्सीलरेटर पे खड़ी होके बस गई थी, ठीक है। दूसरे दिन क्या हुआ, ये पहले दिन की बात है। दूसरे दिन क्या हुआ, रेशमा सेम मॉल में गई, अब उसने क्या देखा कि एक्सीलरेटर नहीं चल रहा है, ठीक है, तो वो एक्सीलरेटर पे पैदल चल चल के गई, ठीक है, सीढ़ियों पे जैसे चढ़ के जाया जाता है वैसे वो एक्सीलरेटर पे गई, तो उसको पैदल चल के जाने में टाइम कितना लगा, T2 लगा। इस टाइम रेशमा को कितना टाइम लगा, T2 टाइम लगा, ठीक है। अब क्या हुआ, तीसरे केस में क्या हुआ, एक तीसरे केस में रेशमा जब पहुंची तो एक्सीलरेटर चल रहा था और उसको जल्दी में कहीं जाना था, ठीक है ना, रेशमा को जल्दी में कहीं जाना था तीसरे दिन, तो वो मान लो यहाँ पे जल्दी से जाने के लिए उसने क्या करा, एक्सीलरेटर चलते हुए एक्सीलरेटर पे उसने चलना शुरू कर दिया, ठीक है, चलते हुए एक्सीलरेटर पे उसने क्या कर दिया, चलना शुरू कर दिया। तो अब उसको कितना टाइम लग रहा है, रेशमा को मान लो T डैश लग रहा है, तो आपको T डैश का रिलेशन बताना है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एमंग T डैश T1 एंड T2। T डैश T1 और T2 में आपका क्या रिलेशन होगा, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। फटाफट आप ट्राई कर लो, फिर मैं बताता हूं। ये मेडिकल का क्वेश्चन है, ठीक है। पहले केस में वो खड़ी होके जा रही थी एक्सीलरेटर पे, दूसरे केस में एक्सीलरेटर बिगड़ा हुआ था, नहीं चल रहा था, तो वो चल के गई थी। अब तीसरे केस में एक्सीलरेटर पे चल भी रहा है और वो भी चल रही है, दोनों चल रहे हैं। तो आपको बताना है कि T डैश T1 और T2 में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। चलो कर लिया होगा आपने। अब मैं बताता हूं, देखो इसका सोल्यूशन मैं बताता हूं आपको। देखो पहले केस में एक्सीलरेटर चल रहा था, मैंने मान लिया एक्सीलरेटर की वेलोसिटी कितनी है, v1 है, और रेशमा की वेलोसिटी ऑफ एक्सीलरेटर, वेलोसिटी ऑफ ए एक्सीलरेटर मैंने मान लिया कितनी है, v1 है, और वेलोसिटी ऑफ रेशमा कितना मान लिया मैंने, v2 है। या आप इसको वेलोसिटी ऑफ एक्सीलरेटर, वेलोसिटी ऑफ रेशमा ही रहने दो। तो अगर आपको T1 टाइम निकालना है तो T1 टाइम क्या आ जाएगा बताओ आप, वेलोसिटी ऑफ, इसकी मैंने लेंथ मान ली एक्सीलरेटर की कितनी है, L है, मैंने मान ली लेंथ इसकी कितनी है, L है, मैंने मान लिया, तो कितना आ जाएगा, L डिवाइडेड विथ वेलोसिटी ऑफ एक्सीलरेटर, ये मिलेगा। ये आपका T1 आ गया, इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से VA अगर आपको निकालना है, पहले आप यहां से VA निकाल लो, VA कितना आ जाएगा बताओ आप, L/T1, इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरीके से आप दूसरे केस में जब रेशमा चल रही थी तो वेलोसिटी ऑफ रेशमा अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, L/T2, ठीक है, L/T2, इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब तीसरे केस में क्या है, दोनों चल रहे हैं, तो अगर एक्सीलरेटर चल रहा है, रेशमा भी चल रही है, तो वेलोसिटी इन दोनों की ऐड हो जाएगी, तो V रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब यहां पे क्या हो जाएगा, V रिजल्टेंट अगर हम निकालें तो वेलोसिटी ऑफ एक्सीलरेटर प्लस वेलोसिटी ऑफ रेशमा, ठीक है। अब अगर हम यहां से निकालें तो हम क्या लिख सकते हैं, टाइम हमारा T डैश लग रहा है, तो T डैश हम क्या लिख सकते हैं, L डिवाइडेड विद VA प्लस VR लिख सकते हैं हम, है ना। अब यहां पे वैल्यू रख दो, L डिवाइडेड विद VA की वैल्यू आपने कितनी निकाली, L/T1 प्लस L/T2, यही तो मिलेगा, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो L यहां से कैंसिल हो जाएगा हर जगह से, T1 T2 आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा T1 T2 डिवाइडेड विद T1 प्लस T2। ये आपका T डैश का T के साथ रिलेशन आ गया, समझ आया आपको। तो इसको आप फटाफट नोट कर लो, ये आपको मेडिकल में पूछा हुआ क्वेश्चन है,
तो इसको आप आसानी से निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आप, ठीक है ना। चलो कर लिया होगा, मैं रब कर रहा हूं इसको। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या देखते हैं, 1D मोशन अंडर ग्रेविटी देखते हैं। अंडर ग्रेविटी क्या कंडीशन बनती है। चलो अंडर ग्रेविटी के पहले एक प्रॉब्लम और हम लोग कर लेते हैं, एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं, फिर हम लोग अंडर ग्रेविटी देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 मान लो ये है, क्या दिया हुआ है, यहां पे एक थीफ है, ठीक है ना। थीफ मतलब चोर है, वो क्या कर रहा है, कुछ चोरी करके यहां एक बाइक से वो क्या कर रहा है, भाग रहा है, ठीक है। यहां पे मान लो हैंडल है बाइक का और यहां पे ये चोर बैठा हुआ है, ठीक है, हैंडल पकड़े हुए हैं और ये बाइक से क्या कर रहा है, भाग रहा है, ठीक है, बाइक से ये भाग रहा है। और यहां पे एक पुलिस है, ठीक है, पुलिस अपने कार से है, पुलिस इसको क्या करना चाहती है, चेज करना चाहती है, ठीक है ना। अब इसको ये क्या है, पुलिस जो स्पीड है पुलिस की, इसके बीच की डिस्टेंस मान लो कितनी है, 200 मीटर इसके बीच की डिस्टेंस, ठीक है ना, 200 मीटर इसके बीच की डिस्टेंस है। ये क्या करता है, स्टार्ट करता है अपनी बाइक t=0 पे, t=0 पे स्टार्ट करता है और एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से ये बाइक को एक्सीलरेट करवाता है, ठीक है ना। बाइक अगर इस स्पीड से एक्सीलरेट कर रही है और बताना है आपको कि ये किस कांस्टेंट वेलोसिटी से, v इसका क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ये आपका पुलिस है, पुलिस को v किस वेलोसिटी से चेंज करना चाहिए ताकि ये इसको पकड़ ले, ठीक है, पकड़ ले, वो भी कितने टाइम में, t=20 सेकेंड में इसको पकड़ लें, ठीक है ना, t=20 सेकेंड में ये इसको पकड़ लें। तो आपको बताना है कि उसको किस वेलोसिटी से पुलिस को इसको चेंज करना चाहिए। या तो आप यहाँ पे लिख लो 60 सेकेंड लिख लो या आप 120 सेकेंड लिख लो, ठीक है ना, थोड़ा फिजिबल रहेगा, 2 मिनट लगेगा, ठीक है ना, इसको पकड़ने में, ठीक है। तो आपको बताना है किस कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना चाहिए कि ये इसको पकड़ ले, ठीक है ना। तो ये बताओ, आप इसको सॉल्व करके आप बताओ। t=0 पे ये रेस्ट से चलना शुरू करता है, ठीक है ना। चलो कर लिया होगा आपने ट्राई, अब मैं देखो बताता हूं इसको आपको। तो यहां पे जो पुलिस है वो v कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है और कितने सेकंड में इसको पकड़ना है, 120 सेकंड में। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट बताओ 120 सेकंड में, 120 इंटू v, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। और इनके बीच का सेपरेशन कितना है, 200 मीटर। तो इसी 120 सेकंड में ये कितनी डिस्टेंस चला होगा, मान लो S1 इसने चला, तो S1 कितना हो गया, S1 अगर ये चलता है तो मान लो कहीं आके इस पॉइंट पे इसको कैच करते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या होती है, ये वाली डिस्टेंस जो है वो S1 है, ठीक है ना, S1 डिस्टेंस जो इसकी डिस्टेंस है। तो कितनी होगी, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, u इसका 0 है तो उसको मैं नहीं ले रहा हूं, हाफ इंटू 3 इंटू टी स्क्वायर, 120 क्रॉस 120, ठीक है। तो अब अगर आप निकालोगे तो कितना मिल जाएगा, यहां से बताओ आप, S1 कितना आ गया आपका, यहां से निकालोगे आप तो 60 मिल जाएगा, 180 क्रॉस 120। तो S1 कितना मिल गया बताओ आप, S1 मिल गया आपका 00 आ गया, 69 आ गया, 21600, ठीक है। इस डिस्टेंस पे ये पहुंच जाएगा S1 की वैल्यू। तो अगर आप S डिस्टेंस निकालो तो 200 प्लस S1 होगी, S डिस्टेंस जो आप निकालोगे तो 200 प्लस S1
इक्वल टू 120 इंटू वी, तो 200 इसमें आप ऐड कर दो, तो 200 प्लस S1 की वैल्यू, इसको क्या करोगे आप 21600 इक्वल टू 120 वी। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, V निकालना है। V निकालना है तो कितना आ जाएगा बताओ, 21800 डिवाइडेड विद 120, 0 से 0 गया, अब इससे 12 से डिवाइड कर दो तो कितना मिलेगा, वन 181 समथिंग आएगा। ठीक है ना, इसको आप निकाल लेना, 181 पॉइंट समथिंग आएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस स्पीड से क्या करना पड़ेगा, इसको पुलिस को चेंज करना पड़ेगा इसे। ठीक है ना, समझ आ गया। एक तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो और एक आप कैसे निकाल सकते हो, इसको रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी का अगर आपको कॉन्सेप्ट लगाना है तो आप उससे कैसे निकालोगे, ये हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलो कर लिया होगा, रब कर रहा हूं मैं। चलो अब इसको अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट से निकालना हुआ तो आप कैसे निकालोगे। अभी ये कितने से एक्सेलरेट कर रहा है, 3 मीटर पर सेकंड से। मान लो इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है, तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ, विद रिस्पेक्ट टू थीफ कितना दिया हुआ है, v। ये वेलोसिटी आप मान लो v है, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। आप u इनिशियल वेलोसिटी निकालो, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ कितना है, v है। ठीक है, और अगर आप इनका डिस्प्लेसमेंट देखो, s ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ कितना है, 200 मीटर है। ठीक है, और इसको टाइम कितना लग रहा है, 120 सेकेंड लग रहा है 120 सेकेंड लग रहा है। और इसका एक्सिलरेशन कितना है, एक्सिलरेशन ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ, तो एक्सिलरेशन ऑफ पुलिस माइनस एक्सिलरेशन ऑफ थीफ लगेगा, तो -3 मीटर पर सेकेंड। चलो अब इसमें लगाते हैं हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो आप क्या लगा सकते हो, u वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ, यहां पे कितना आ जाएगा, 200 इक्वल टू 120 इंटू v माइनस हाफ इंटू 3 इंटू टी स्क्वायर कितना मिल जाएगा आपको, 120 क्रॉस 120, ये आपका प्लस ही रहेगा। ठीक है ना, प्लस 200 रहेगा और ये माइनस रहेगा, तो यहां से आप निकालो कितना मिल जाएगा आपको, बताओ। इसको करोगे आप तो 60 मिल जाएगा, यहाँ पे ये 60 मिल जाएगा, तो आपको कितना मिल गया, 120v इक्वल टू कितना मिल गया, इसको आप इधर लेके आओ, इसको आप इधर लेके आओगे तो 200 प्लस यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 12 और 180 मिल रहा था हमें ना, 6 मिल रहा था, इतना मिल रहा था हमें। ठीक है, तो अगर आप v निकालोगे तो कितना मिल रहा था आपको, 21800 डिवाइडेड विद 120, तो ये भी आपका सेम आंसर देगा, वही जो आपने निकाला है। ठीक है, तो यहां से देखो एक चीज और, मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बता दूं कि जो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन के इक्वेशंस निकाले हुए हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये सारे इक्वेशन रिलेटिव मोशन के केस में भी वैलिड हैं। समझ आया आपको। तो अगर आपको निकालना हुआ v रिलेटिव, u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव इंटू टी, समझ आया आपको। ये पहला इक्वेशन आप लगा सकते हो, s रिलेटिव इक्वल टू u रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ a रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, s ये आ गया। अब आपका v रिलेटिव स्क्वायर इंटू u
रिलेटिव स्क्वायर प्लस 2 ए रिलेटिव एस रिलेटिव। रिलेटिव मोशन के केस में आप ये तीनों इक्वेशंस यूज कर सकते हो। और क्या होना चाहिए, एक्सीलरेशन, रिलेटिव एक्सीलरेशन आपका कांस्टेंट होना चाहिए। कंडीशन ये है, ये तीनों इक्वेशन आप यूज कर सकते हो रिलेटिव एक्सीलरेशन अगर आपका कांस्टेंट है तब। समझ आया आपको? तो इसको आप फटाफट नोट कर लो, ये रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करके आप कैसे सॉल्व करोगे इस प्रॉब्लम को, ठीक है ना। पुलिस के रेस्पेक्ट में ये आगे है ना, इसलिए ये प्लस 200 होगा, ठीक है, यहां माइनस नहीं होगा, ठीक है ना। चलो कर लिया होगा। अब मैं इसको रब करने जा रहा हूं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 1D मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के केस में क्या आता है, ठीक है। तो आज हम अपना 1D मोशन कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम प्रॉपरली 2D मोशन देखेंगे, फिर हम रेनमैन प्रॉब्लम, बोट स्विमर बोट प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे, रिवर स्विमर, रिवर बोट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें क्या दिया हुआ है, एक पार्टिकल है जो v1 वेलोसिटी से आ रहा है अंडर ग्रेविटी, और दूसरा पार्टिकल है जो v2 वेलोसिटी से जा रहा है, v2 वेलोसिटी से आ रहा है अंडर ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी के अंडर में आ रहे हैं, ये 1 है पार्टिकल, ये पार्टिकल आपका 2 है। और यहाँ पे क्या है, ग्रेविटी दोनों के केस में g लग रही होगी, यहाँ भी क्या लग रही होगी, ग्रेविटी g लग रही होगी। अगर दोनों पार्टिकल पे आप देखोगे तो अगर रिलेटिव एक्सीलरेशन निकालो a रिलेटिव दोनों का, तो दोनों के केस में ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रही है तो 0 आएगा। ये a रिलेटिव अगर आप निकालोगे तो आप यहां से g माइनस करोगे, यहां से भी आप g माइनस करोगे, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। समझ आया आपको? तो a रिलेटिव इनका 0 आ गया। अब अगर आपको वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 निकालना है तो कैसे आप निकालोगे, फटाफट बताओ आप। रिलेटिव एक्सीलरेशन तो आपका 0 होगा। अगर अंडर ग्रेविटी कोई भी दो पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो उनका रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या आता है, हमेशा 0 आता है। इसको आप ध्यान रखो, ठीक है। अब फटाफट आप बताओ इस केस में क्या होगा, ठीक है ना। चलो कर लिया होगा आपने। अब मैं इसको कर रहा हूं, देखो। अब अगर आपको वेलोसिटी निकालना है 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो अब हमारा ग्रेविटी वाला काम यहाँ पे खत्म हो गया, तो मैं इसको रब कर देता हूँ और यहाँ यहीं पे हम वेलोसिटी देख लेते हैं। तो अगर इसकी वेलोसिटी निकालनी है तो आप इसकी वेलोसिटी v2 माइनस करोगे और यहाँ से भी आप v2 माइनस करोगे। अगर मान लो v1 आपका ज्यादा हुआ तो यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी, ये वेलोसिटी कितनी मिल जाएगी, v1 माइनस v2 डाउनवर्ड, और ये किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। ये रेस्ट में आ जाएगा पार्टिकल 2, और पार्टिकल 1 v1 माइनस v2 से नीचे जाएगा। समझ आया आपको? इसको फटाफट आप नोट कर लो, फिर हम एक अच्छा क्वेश्चन इसमें देखते हैं, 1-2। क्वेश्चन नंबर 8, पहले आप इसको नोट कर लो। चलो कर लिया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, ये 80 मीटर का एक टावर है, ठीक है। 80 मीटर का एक टावर है। टावर के अपर मोस्ट पॉइंट से हम 20 मीटर पर सेकेंड से एक पार्टिकल को थ्रो करते हैं, और सेम टाइम पे हम क्या कर देते हैं, एक दूसरे पार्टिकल को भी 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो कर देते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, 20 मीटर पर सेकेंड से हमने इसको थ्रो किया और सेम टाइम पे हमने 20 मीटर पर सेकेंड से इसको भी थ्रो कर दिया, ठीक है। तो अब बताओ इस कंडीशन में आपको बताना है, सेम लाइन के अलोंग दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको बताना है किस टाइम पे, टाइम बताना है दोनों पार्टिकल जब कोलाइड करेंगे, ठीक है। दोनों सेम लाइन में मूव कर रहे हैं, आपको बताना है द टाइम एट विच बोथ द पार्टिकल विल कोलाइड। फाइंड द टाइम at which both the particle will collide, ठीक है। वो टाइम आपको बताना है, ठीक है। तो फटाफट आप इसको सॉल्व करो, फिर मैं बताता हूं।
सेम टाइम पे दोनों को प्रोजेक्ट किया गया है t इक्वल टू 0 पे, ठीक है ना। चलो कर लिया होगा। अब हम लोग इसको देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो अगर हम v रिलेटिव निकालें, v रिलेटिव इसको मैं मान लेता हूं 0.1, इसको मैं मान लेता हूं 0.2, ठीक है। दो पार्टिकल है 1 और 2 मैंने मान लिया, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 अगर मैं निकालूं, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो वेलोसिटी ऑफ 1 कितना है 20 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2 20, ये डाउनवर्ड है तो इसको आप माइनस लिख दो, ठीक है। इसको आप माइनस ले लो, -20 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2, वेलोसिटी ऑफ 2 कितना है +20, क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में है तो कितना आ गया -40। अब डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू 1 कितना है, s विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 1 कितना है, ये आपका है -80 मीटर, ठीक है। तो अगर आपको टाइम निकालना है तो टाइम आप क्या करोगे, s1 डिवाइडेड विद v1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो कितना आ गया -80 डिवाइडेड विद -40, दैट इज 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में ये दोनों पार्टिकल क्या कर जाएंगे, कोलाइड कर जाएंगे। समझ आया? तो फटाफट आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग एक और इस पे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके दिखाओगे, ठीक है। सॉल्व करोगे, फिर मैं जब आंसर बताऊंगा तो आप मैच करोगे। चलो कर लिया होगा। अब मैं देता हूं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, ये आपका एक 100 मीटर का टावर है, ठीक है। 100 मीटर का टावर है और यहां से हमने t इक्वल टू 0 पे एक पार्टिकल को 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो कर दिया, ठीक है, ग्राउंड से। और सेम टाइम t इक्वल टू 0 पे हमने एक पार्टिकल को u इक्वल टू 0 मतलब रेस्ट से हमने ड्रॉप कर दिया। जस्ट इसको क्या किया, हमने ड्रॉप कर दिया। ऊपर वाले पार्टिकल को हमने ड्रॉप किया और नीचे वाले पार्टिकल को हमने 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया। तो आपको बताना है द टाइम, दोनों सेम लाइन के अलॉन्ग जा रहे हैं, ठीक है ना। द टाइम, फाइंड द टाइम एंड हाइट फ्रॉम ग्राउंड at which both the particle will collide। और क्या दिया हुआ है, the collision of each particle with ground is elastic। कोलिजन ऑफ ईच पार्टिकल विद ग्राउंड इज इलास्टिक। इलास्टिक बोलने का क्या मतलब हुआ, मान लो अगर ये 20 ऊपर गया, 20 मीटर पर सेकेंड वाला ऊपर गया और वापस आके ग्राउंड से टकराया, तो जब ये ग्राउंड से टकराएगा, मान लो इसकी वेलोसिटी कितनी है v, तो ग्राउंड से टकराने के जस्ट बाद इसकी वेलोसिटी v अपवर्ड हो जाएगी। सेम मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे ये टकराएगा उसी मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अपवर्ड हो जाएगी, विदाउट ए टाइम लैग, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम लैग इसमें होता है, लेकिन इलास्टिक कोलिजन के केस में हम क्या करते हैं, टाइम लैग को नेग्लिजिबल मान लेते हैं और हम क्या मानते हैं, जिस टाइम पे ये कोलाइड किया सेम टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, अपवर्ड हो गई, ठीक है। तो जिस वेलोसिटी से ये कोलाइड करेगा सेम वेलोसिटी इसकी अपवर्ड हो जाएगी। यही इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है, ठीक है ना। तो आप बताओ अभी इस केस में ये कितने टाइम बाद कोलाइड करेंगे और किस हाइट पे, ग्राउंड से किस हाइट पे ये कोलाइड करेंगे, ठीक है। आप सॉल्व करो, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूं, फिर आप लोग अपना आंसर मैच करोगे
कि आपने सही किया या गलत किया। चलो कर लिया होगा आपने। अब देखो इसको मैं अब सॉल्व करने जा रहा हूं यहां पे। अब इसका सॉल्यूशन देखो आप क्या दिया हुआ है। देखो ये 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, तो पहले आप रिलेटिव वेलोसिटी से निकाल लो कि इनको कोलाइड करने में कितना टाइम लग रहा है। पहले आप रिलेटिव वेलोसिटी से निकालो। तो अगर आप v रिलेटिव निकालोगे, v रिलेटिव अगर आप निकालोगे तो ये आएगी 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि एक की वेलोसिटी 0 है और दूसरे की वेलोसिटी कितनी है +20 है। और हाइट कितनी, इसको डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है, 100 मीटर ट्रेवल करनी है, ठीक है। और s रिलेटिव अगर आप निकालोगे तो कितना मिलेगा आपको, 100 मीटर। तो आप टाइम अगर निकालोगे तो कितना मिलेगा, 100/20 दैट इज 5 सेकेंड। 5 सेकेंड इसको टाइम लग रहा है, ठीक है। अब देखो क्या ये पार्टिकल 5 सेकेंड तक एयर में रहेगा? क्या ये पार्टिकल, जो पार्टिकल हमारा 2 है, इसको मान लो 2, इसको मान लो 1, तो क्या हमारा पार्टिकल 2 एयर में 5 सेकेंड तक रहेगा? अगर ये एयर में 5 सेकेंड तक रहता है तो हमने जो आंसर निकाला 5 सेकेंड वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और लेकिन अगर 5 सेकेंड के पहले ही अगर ये ग्राउंड से कोलाइड कर जाता है तो हमारा आंसर ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 5 सेकेंड के पहले ही ग्राउंड में कोलाइड कर जाता है तो कंडीशन आपकी चेंज हो जाएगी। समझ आया आपको? तो उस कंडीशन में आप कैसे निकालोगे कि क्या टाइम आएगा और किस हाइट पे ये कोलाइड करेंगे, ठीक है ना। तो अब मैं निकालने जा रहा हूं इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, 2 का टाइम ऑफ फ्लाइट। 2 का मैं क्या निकालूंगा, t निकालूंगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। t कितना होता है, 2u/g। ग्रेविटी आपको 10 लेना है, मैंने बताया हुआ है। 2 × 20/g = 10, कितना आ गया, 4 सेकेंड। इसका मतलब ये 4 सेकेंड के बाद वापस ग्राउंड पे आ जाएगा। 4 सेकेंड के बाद वापस ग्राउंड पे आ जाएगा, इसका मतलब ये कोलिजन नहीं करेगा। 4 सेकेंड के बाद अगर ये ग्राउंड में आ गया, कोलिजन तो हमारा 5 सेकेंड पे हो रहा है ना, रिलेटिव वेलोसिटी से हम देख रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि ये पार्टिकल, देखो कुछ ये कहानी बनेगी, ये पार्टिकल ऊपर गया फिर यहां आ गया, अब ये फिर यहां से क्या करेगा, रीबाउंस करेगा 20 मीटर पर सेकेंड से, ये फिर से रीबाउंस करेगा और अब जाके उससे टकराएगा, ठीक है ना। तो आप पहले 4 सेकेंड में निकाल लो कि इस वाले पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, पार्टिकल 1 का। तो आप क्या करो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 1, पार्टिकल 1 का अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालो तो क्या आएगा बताओ, s1 मान लो इसको आप, s1 कितना मिलेगा, u आपका 0 है तो हाफ इंटू a की वैल्यू 10 है, इंटू टी स्क्वायर कितना है, 4 सेकेंड में हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो 4 स्क्वायर कितना मिल जाएगा बताओ आप, 80 मीटर। 80 मीटर मिल गया हमें डिस्प्लेसमेंट, कितना मिलेगा, यही मिलेगा ना, 80 मीटर, ठीक है। अब बताओ टोटल हाइट इसकी कितनी थी, 100 मीटर। इसका मतलब 4 सेकंड के बाद क्या कहानी होगी, 4 सेकंड के बाद कहानी कुछ ऐसी होगी, ये पार्टिकल यहां पे आ गया होगा, पार्टिकल 1 यहां पे आ गया होगा और पार्टिकल 2 यहां से 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा होगा और इसकी वेलोसिटी कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो हम निकाल लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ 1 = u + 80, u 0 है आपका, a की वैल्यू है 10, t की वैल्यू है 4, तो कितना मिल जाएगा आपको 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 40 मीटर पर सेकेंड v1 वेलोसिटी हो गई, इसका मतलब ये 40 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा होगा और इनके बीच की डिस्टेंस अब कितनी होगी, 20 मीटर। अब बताओ, अब इस केस में क्या होगा, अब इस केस में दोनों एयर में ही रहेंगे तभी इनका कोलिजन हो जाएगा, तभी तो कोलिजन हो जाएगा। 20 मीटर अगर है तो इनका रिलेटिव वेलोसिटी 60 आ रहा है, इसका मतलब 1 सेकंड में ये सब 60 मीटर कवर कर लेंगे और आपने इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के देखा हुआ है, टाइम ऑफ फ्लाइट इसका 4 सेकंड है, तो इसका मतलब 1 सेकंड से पहले ही ये कोलाइड कर जाएंगे। तो अगर आप निकालोगे ये किस टाइम पे ये कोलाइड करेंगे
मान लो आपने निकाल लिया टाइम t1, तो कितना मिल जाएगा आपको, v s रिलेटिव बाई v रिलेटिव। v रिलेटिव कितना आ जाएगा, 40 प्लस 20 60, तो s रिलेटिव हो गया 20 और ये हो गया 60, तो कितना मिल गया 1/3 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना लग गया, 4 प्लस 1/3, 4 प्लस 1/3 13/3 सेकेंड। ठीक है, ये इसको टाइम लगेगा। अब आपको बताना है ये किस हाइट पे कोलाइड करेंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं ये किस हाइट पे कोलाइड करेंगे। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं, इतना आपने लिख लिया होगा, लिख लो फटाफट, रब कर रहा हूं मैं। ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसमें थोड़ा आपको अलग कॉन्सेप्ट लगाना है, आपको वही रट्टा मारने वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। तो अब देखो इतने टाइम में ये क्या करेगा, कोलाइड करेगा। अब हमें हाइट निकालनी है, तो हाइट हम यहां से निकाल सकते हैं। ये कितने से जा रहा है, 20 मीटर पर सेकंड से, और टाइम कितना लगा 1/3 सेकंड। तो 1/3 सेकंड में हम देखते हैं इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर वाला फॉर्मूला आप लगा दो। तो s कितना है आपको निकालना है, s इक्वल टू h मान लो आप, h u की वैल्यू कितना है 20 इंटू t की वैल्यू 1/3 माइनस 1/2 क्रॉस 10 क्रॉस 1/9, यही तो आएगा। तो कितना आ गया ये 20/3 माइनस 5/9, 5/9, तो कितना मिल जाएगा, इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें ऊपर नीचे, तो कितना मिल जाएगा 60 माइनस 5/9, तो कितना मिल जाएगा यहां से 55/9 मीटर की डिस्टेंस पे। तो अगर आप 9 से इसको डिवाइड करोगे तो h कितना मिल जाएगा 6,111 मिलता जाएगा। ठीक है ना, इतने हाइट पे ग्राउंड से ये दोनों कोलाइड करेंगे। समझ आया आपको? तो आपको केयरफुल रहना है, पहले आपको चेक करना है कि नीचे वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर ये नेट टाइम जो हमने v रिलेटिव से निकाला उससे अगर कम आ रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो इसका मतलब ये क्या करेंगे, कोलाइड कर जाएंगे। ठीक है, ये कोलाइड तब करेंगे जब ये रीबाउंस करके जाएगा, तब ये कोलाइड करेंगे। समझ आया आपको? तो इस तरीके से आपको करना है। यहां एक और कॉन्सेप्ट आप सीख सकते हो। एक कॉन्सेप्ट और आपसे क्या पूछा जा सकता है कि बताओ वो ऊपर जाते टाइम कोलाइड करेंगे, जब पार्टिकल 2 ऊपर जा रहा होगा तब कोलाइड करेंगे, या जब नीचे आ रहा होगा तब कोलाइड करेंगे। ठीक है, तो अगर ये 1/3 आ रहा है, इसका मतलब इसके टाइम ऑफ फ्लाइट जितना है 4 सेकंड, इसका मतलब 2 सेकंड पे मैक्सिमम हाइट पे रहता, लेकिन 1/3 सेकंड में ही ये कोलाइड कर जा रहे हैं। इसका मतलब ये ऊपर ही मूव कर रहा होगा। अगर यही टाइम आपका 2 सेकंड से ज्यादा आता, मान लो 2.5 सेकंड आ जाता, 2.5 सेकंड आ जाता, तो ये पार्टिकल जो 2 पार्टिकल है वो आपका डाउनवर्ड मूव कर रहा होता, तब जाके उनका कोलिजन होता। समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को? यही होगा यहाँ पे। ठीक है ना, इसको आप बढ़िया से समझोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ आता है तो एक बार वीडियो फिर से रिवर्स करके देख लेना, पूरा समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, फटाफट आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको दूसरे क्वेश्चन देता हूं। ठीक है ना, चलो कर लिया होगा। अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब हम 1-2 प्रॉब्लम और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, कोई भी क्वेश्चन है आपका। यहां क्या हुआ, एक लिफ्ट आपको दी हुई है। ठीक है, ये लिफ्ट है, इसमें कुछ लोग खड़े हैं। ठीक है, ये मान लो नंदू है और ये रेशमा है।
ठीक है। नंदू और रेशमा लिफ्ट में खड़े हैं और क्या कंडीशन होती है, ये लिफ्ट जो है वो 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है, ठीक है। 20 मीटर पर सेकंड से लिफ्ट आपकी ऊपर जा रही है और एक्सिलरेट कर रही है, लिफ्ट आपकी ऊपर भी जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से। ये t=0 की कंडीशन दी हुई है, t=0 पे ऊपर जा रही है और क्या कर रही है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ एक्सिलरेट कर रही है, ठीक है ना। ऊपर की तरफ आपकी लिफ्ट एक्सिलरेट कर रही है। ग्रेविटी आपको 10 लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपको बताना है यहां पे क्या लगा हुआ है, यहां पे एक बोल्ट है इसमें, ठीक है ना। लिफ्ट में क्या लगा हुआ है, एक बोल्ट लगा हुआ है। वो बोल्ट क्या होता है, यहां से खुल के और गिरने में टाइम इसको लगता है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में बोल्ट आपका यहां से खुलता है और लिफ्ट के फ्लोर पे पहुंच जाता है 1 सेकेंड में, ठीक है ना। 1 सेकेंड में यहां से खुल के लिफ्ट के फ्लोर पे पहुंच जाता है। तो आपको बताना है व्हाट इज द हाइट ऑफ द लिफ्ट, व्हाट इज द हाइट ऑफ द लिफ्ट। हाइट ऑफ द लिफ्ट बताना है नंबर 1। दूसरा आपको बताना है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोल्ट इन 1 सेकेंड। जिस टाइम पे ये आगे टकराता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोल्ट इन 1 सेकेंड एज सीन बाई an observer at ground, ठीक है। ग्राउंड पे एक ऑब्जर्वर है जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो आपको इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है कि कितना इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और आपको क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस भी आप यहां पे कर लो, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपको दोनों बताने हैं। तो आप फटाफट ट्राई कर लो, फिर मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूं क्या कंडीशन आएगी। कर लिया होगा। चलो मैं अब इसको सॉल्व करता हूं, आप देखना इसका सोल्यूशन आप मैच करना। देखो क्या हो रहा है, यहां से बोल्ट खुला और 1 सेकेंड में ये क्या इसके फ्लोर को टच कर गया, ठीक है ना, लिफ्ट के फ्लोर को। तो अगर मैं इसका रिलेटिव वेलोसिटी निकालूं, वी रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, अगर मैं निकालूं, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में बोल्ट की वेलोसिटी निकालूं तो क्या आएगी, 0 आएगी। क्योंकि जिस वेलोसिटी से लिफ्ट जा रही होगी उसी वेलोसिटी से आपका बोल्ट भी जा रहा होगा। आपको मैंने बताया अगर किसी मूविंग फ्रेम से अगर हम कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप करते हैं तो वो उसी के वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है। तो वेलोसिटी ऑफ, इसको आप u बोल सकते हो, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या आएगी, 0 आएगी। अब आप बताओ एक्सिलरेशन ऑफ लिफ्ट कितनी है, +2, और एक्सिलरेशन ऑफ बोल्ट कितना आ जाएगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही तो मिलेगा। एक्सिलरेशन ऑफ बोल्ट क्या आ जाएगा, जब ये एयर में आ जाएगा तो ये एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से गिरने लगेगा। तो एक्सिलरेशन ऑफ बोल्ट आपका इतना आ गया। अब यहां से आप लिख लो एक्सिलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो कितना आ जाएगा बताओ आप। बोल्ट का एक्सिलरेशन -10 माइनस +2, यही तो आएगा। तो -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका बोल्ट का लिफ्ट के रेस्पेक्ट में आ गया एक्सिलरेशन। अब आप निकाल लो हाइट ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, ये आपको कैलकुलेट करना है। यही क्या होगी, लिफ्ट की हाइट होगी,
यही इसकी हाइट होगी लिफ्ट की। तो अब आप रिलेटिव मोशन वाला फॉर्मूला लगा दो। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको आप रिलेटिव मोशन के केस में मैं लगाने जा रहा हूं। तो यहां पे क्या मिलेगा? हाइट ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। इसको मैं हाइट दिखा देता हूं। यहां पे ये हाइट कितनी है? एच है, ठीक है। तो अभी मैं इसको एच ले लूंगा। तो ये हाइट एच है। u कितना है? 0 इंटू टी की वैल्यू 1 सेकेंड माइनस 1/2 क्रॉस 12, क्योंकि ये माइनस है, क्रॉस टी स्क्वायर। टी स्क्वायर की वैल्यू 1 स्क्वायर। तो कितना मिल जाएगा आपको? हाइट ऑफ लिफ्ट कितना मिल जाएगी? -6 मीटर। -6 मीटर बोलने का क्या मतलब हुआ? इस बोल्ट के रेफरेंस फ्रेम से नीचे 6 मीटर। तो हाइट को आप मैग्नीट्यूड अगर आप लिखोगे तो कितना आ गया? 6 मीटर हाइट इसकी आ जाएगी, ठीक है। ये आप फटाफट नोट कर लो आप। फिर हम लोग देखते हैं अब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड दोनों हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलो कर लिया होगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब मैं यहां पे आपको दिखाऊंगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, ठीक है। अब बताओ आप, अगर हम वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर हम देखते हैं तो +20 आएगी पर सेकेंड आएगी, क्योंकि ये ऊपर 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा होगा। जब ये खुलेगा बोल्ट गिरने के लिए तो ये 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा होगा, ठीक है। अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताऊं तो कितना आएगा? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो आएगा। और टाइम आपको कितना दिया हुआ है? 1 सेकेंड। अब इसका आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा ये आपको निकालना है। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो आप, तो कितना मिलेगा? एस की वैल्यू आपको निकालनी है। यू कितना है? 20 इंटू 1 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 1 स्क्वायर। तो कितना आ गया ये? 15 मीटर। कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट इसका? 15 मीटर आ जाएगा। समझ आया आपको? अब हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस कवर्ड निकालना है, ठीक है ना। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये अगर आप रखोगे 15 मीटर, ठीक है। अब हमें निकालना है डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस कवर्ड के लिए हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी वेलोसिटी कब 0 हो रही है, किस टाइम पे इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला? v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब v हमारा 0 हो रहा है, u हमारा कितना है? 20 माइनस 10 इंटू टी। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे ये क्या हो रही है? 0 हो रही है। इसका मतलब 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी 0 हो रही है और एक ही सेकेंड पे हमें क्या मिल जा रहा है? ये इससे टकरा जा रहा है, ठीक है। तो अगर इसका डिस्प्लेसमेंट देखें हम, डिस्टेंस 1 सेकेंड में देखें तो क्या होगा? वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। तो डिस्टेंस कवर्ड कितनी आ जाएगी हमारी? वो भी आ जाएगी 15 मीटर। समझ आया आपको? ये कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर जो देखेगा उसको बोल्ट कुछ इस तरीके से जाता हुआ दिखाई देगा। समझ आया आपको? इस तरीके से कुछ यहां तक जाता हुआ दिखाई देगा। फिर ये लिफ्ट जाएगी, उसको क्या करेगी? यहां से पकड़ के ऊपर लेके जाएगी, ठीक है ना। ये कंडीशन कुछ आएगी, ठीक है। तो फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लो। फिर हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर ये हमारा 1D का खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग 2D पे आ जाएंगे, 2D रिलेटिव मोशन देखेंगे फिर हम लोग, ठीक है। चलो कर लिया होगा। अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब देखो, अब क्या एक क्वेश्चन में क्या आपका दिया हुआ है? 2 लिफ्ट हैं, ठीक है ना। 2 लिफ्ट बनी हुई हैं। एक लिफ्ट ये है और दूसरी लिफ्ट ये है, ठीक है। 2 लिफ्ट बनी हुई हैं आपकी। दोनों क्या है? ट्रांसपेरेंट लिफ्ट हैं, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंट लिफ्ट हैं। अब क्या है, ये लिफ्ट जो जा रही है
वो जा रही है मान लो 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, और इसका एक्सिलरेशन ये रिटार्ड कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। और दूसरी वाली लिफ्ट हमारी क्या जा रही है, नीचे जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, ये नीचे जा रही है, और ये भी क्या कर रही है, रिटार्ड कर रही है। रिटार्ड कर रही है कि मतलब इसका एक्सिलरेशन ऊपर की डायरेक्शन में होगा, कितने से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ये 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रही है और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से रिटार्ड कर रही है। ये लिफ्ट 1 जो है और ये लिफ्ट 2 है, 120 मीटर से जा रही है और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से रिटार्ड कर रही है। तो आपको बताना है, यहां पे आप वेलोसिटी यहां पे आप दिखाओ, वेलोसिटी इसकी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, और ये रिटार्ड कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। अब आपको बताना है कि यहां पे अगर कोई बोल्ट है, यहां पे अगर कोई बोल्ट है वो खुल के गिर जाता है, ठीक है ना, बोल्ट खुल के गिरने लगता है, तो उसको टाइम कितना लगता है, t इक्वल टू 1 सेकेंड लगता है, ठीक है। 1 सेकेंड में वो क्या करता है, यहां से यहां पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो 1 सेकेंड में आपको बताना है कि बोल्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और डिस्टेंस उसने कितनी कवर की, किसके रेस्पेक्ट में, लिफ्ट 1 के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एंड distance covered by the bolt distance covered by the bolt in 1 second। ग्रेविटी आपको कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये डाउनवर्ड आएगी, ठीक है। ग्रेविटी आपको ये लेना है, ठीक है। क्या लिखा आपने, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोल्ट इन 1 सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट 1, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट 1, लिफ्ट 1 के रिस्पेक्ट में आपको बताना है, ठीक है ना। तो फटाफट आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं ये कैसे आप सॉल्व करोगे। आप ट्राई करो एक बार, फिर मैं इसको आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है ना। ट्राई कर लो आप एक बार। चलो कर लिया होगा आपने। अब देखो मैं यहां पे सारी कंडीशन मैं लेने जा रहा हूं, ठीक है। तो अगर आप सॉल्यूशन इसका देखोगे, मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लेने जा रहा हूं, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन में अगर आप वेलोसिटी ऑफ 1 लिफ्ट 1 की लिखोगे आप, तो कितने मिलेगी, 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सिलरेशन ऑफ 1 कितने मिलेगी, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ 2 लिखोगे आप तो कितना मिलेगा, -10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ एक्सिलरेशन ऑफ 2 लिखोगे आप तो +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये मिल जाएगा। अब अगर आप वेलोसिटी ऑफ बोल्ट निकालोगे, वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ, सब ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही मैंने लिखा है, ठीक है। तो अब वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आप लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सिलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर आप लिखोगे तो कितना मिल जाएगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो मिलेगा। अब आपको बताना है लिफ्ट 1 के रेस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। तो वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू 1, लिफ्ट 1 अगर आप निकालोगे तो कितना मिलेगा बताओ आप, -10 -20, तो कितना मिल जाएगा, -30 मीटर पर सेकेंड। अब आप एक्सिलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट 1 निकाल लो आप, एक्सिलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट 1, तो एक्सिलरेशन ऑफ बोल्ट कितना मिलेगा, -10 माइनस इसके रेस्पेक्ट में कितना मिलेगा, ये एक्सिलरेशन ऑफ 1, तो ये कितना मिल जाएगा, -2, तो कितना मिल गया ये आपको,
+2 मिलेगा तो -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके बाद अब आप इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, तो क्या लगा दो फॉर्मूला, S = UT + ½ AT² वाला फॉर्मूला लगा दो। S आपको निकालना है, डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है, U वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू 1 कितना दिया हुआ है 30 मीटर, -30 क्रॉस 1 -1/2 क्रॉस 8 क्रॉस 1 स्क्वायर, तो कितना मिलेगा -30 -4, तो कितना मिलेगा -34 मीटर। समझ आ गया? ये वेलोसिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट 1 आएगा, कितना आ गया -34 मीटर। ठीक है, अब हमें बताना है इसको कि इसका डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस कवर्ड कितना आएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड के लिए क्या करोगे आप, वेलोसिटी आप 0 देखोगे कहां पे हो रही है, तो वेलोसिटी कहीं पे 0 होगी ही नहीं इसकी। ठीक है ना, चलो इसको आप पहले लिख लो, फिर मैं डिस्टेंस का भी आपको बता देता हूं। कर लिया होगा, रब करूं मैं, चलो इसको मैं रब कर दे रहा हूं, यहां पे मैं आपको बता देता हूं। डिस्टेंस आपको निकालना है, तो अब वेलोसिटी ऑफ बोल्ट आपको क्या लेना है 0, V = U + AT वाला फॉर्मूला लगा दो। V क्या है आपका 0, U की वैल्यू कितना है, वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू 1 -30 प्लस A की वैल्यू कितनी है -8 इंटू T, तो अगर आप टाइम निकालोगे तो कितना आएगा इसका 30/8। This means the velocity will never be 0. वेलोसिटी हमारी कभी 0 नहीं होगी। समझ आया आपको? वेलोसिटी विल नेवर बी 0। ठीक है ना, किसी भी टाइम पे हमारी वेलोसिटी 0 नहीं होगी, क्योंकि ये टाइम नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव में 0 आने का क्या मतलब, वेलोसिटी हमारी 0 नहीं होगी। समझ आया आपको? तो ये चीज आप लिख लो, तो डिस्टेंस कितना मिल जाएगा आपको, इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू माइनस, इसको आप बोल दो सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लो 34 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। फटाफट आप इसको नोट करो। चलो कर लिया होगा, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हमारा 2D रिलेटिव मोशन पे बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो उसमें हम लोग अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि कैसे हमें 2D के केस में रिलेटिव मोशन को अप्लाई करना रहता है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्लास आपकी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और अगर नहीं अच्छा लगा तो आप डिसलाइक करो, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि आपने डिसलाइक क्यों किया। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।